नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ आई हैव विद मी मिस्टर कुंदन सिंह, जो एक ही इज एन ऑथर एंड ऑफ कोर्स ही इज अ सीनियर स्कॉलर ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडियन साइकोलॉजी एट he is an expert in that, and of course he's a professor at the Sophia University in USA. I don't know आप सबने इनके पॉडकास्ट देखे होंगे कि नहीं, but he has spoken about the so-called caste system, जो भारत के अंदर इस टाइम पे है और जिस जिस वजह से हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के ज़माने में और आज के समय में। बात करते हैं। सर जी, वन्स अगेन नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, नमस्कार मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। माय प्लेजर सर। तो सर, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस? It's a long story, I am a disciple of Mother and Sri Aurobindo. I came in contact with their force and their energy long time back. बहुत पहले जब मैं लेट 20s में था उसी समय। और मेरा PhD भी जो है वो श्री अरबिंदो के फ़िलासफ़ी पे है। और श्री अरबिंदो ने इंडियन नेशनलिज्म पे और इंडिया को उसके स्पिरिचुअल रूट्स से कनेक्ट करने के लिए, योगिक रूट्स से उन्होंने बहुत काम किया है, लिटरेचर के भी थ्रू और साधना के भी थ्रू। तो मैं अपने इस काम को एक साधना के तौर पे ही देखता हूँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा ज्ञान योग है और जिसका जो रिसर्च से बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व है। तो जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ उसमें भी स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यही कारण है कि मैं इससे इन्वॉल्व हूँ और मैं कॉलोनियलिज्म को और उसके इफ़ेक्ट्स को बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ। And once again, as I said, I've been inspired by Sri Aurobindo. Sri Aurobindo has written this wonderful book called The Foundations of Indian Culture. It has been renamed as Renaissance in India and other races. But there, he basically talks about a particular discourse, which he refuted in the 20th century. The book was actually written between 1916 and 1920. और तो वो डिस्कोर्स को रिफ्यूट करते करते उन्होंने ये समझाया है कि इंडिया आदिकाल से, पर नॉट इंटेंडेड, कैसा रहा है, उसकी सभ्यता कैसी रही है, उसके रूट्स कैसे हैं, उसके फिलॉसफी, उसका दर्शन जो है उसकी सोसाइटी को कैसे शेप किया है और कैसे चीज़ें बदली हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मेरे रिसर्च में जिस डिस्कोर्स को श्री अरबिंदो रेफ्यूट कर रहे थे 20th सेंचुरी में, 1916 और 1920 के बीच में, मैं उसके रूट्स पे आ गया। इसका उस डिस्कोर्स के ऊपर जिसका कि जनरेशन 100 साल पहले हुआ था। एक इंडिविजुअल है जेम्स मिल, उन्हीं के द्वारा ये हुआ था। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, इनफेमस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो पब्लिश हुई थी 1817 में। और वहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स जो है उसको रोल किया, जिसका कि इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत मैसिव हुआ है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हम लोगों ने डीकोलोनाइजेशन को और डीकोलोनियलिटी को हमने बहुत सीरियसली उसको देखा नहीं, उसको समझा नहीं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट होता है। जो हम देख रहे हैं, क्यों डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ और क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ये भी कॉलोनाइजेशन का आफ्टरमैथ ही है। तो हुआ यूं कि जो पूरा डिस्कोर्स जनरेट हुआ था उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हुआ, और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हुआ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, कॉलोनाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो आज भी चल रहे हैं। तो जैसे क्या मतलब, जनरली जब हम कॉलोनाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं तो कॉलोनाइजेशन के बारे में क्या बात करते हैं कि हम इंडिया का एक मैसिव इकोनॉमिक ट्रेन हुआ, राइट। इंडिया जो है एक रिच कंट्री हुआ करता था एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक,
वर्ल्ड जीडीपी में एक सर्टन कंट्रीब्यूशन था जो कि मैसिव था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो घट करके मिनिमल हो गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी, वो हमारे सिविलाइजेशनल रूट से कनेक्टेड थे या नहीं थे, और अगर डिस्कनेक्टेड थे तो कितने थे। तो उसके अंदर जो ये कहानी चली है, इसका अनफॉर्चुनेटली रिगरस और सिस्टमैटिक स्टडी हुआ नहीं है। और भारत का रीजनरेशन, भारत का रेनेसांस, वो मेरा एक पैशन रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि श्री अरबिंदो से इंस्पायर्ड है। तो मैं अपने रिसर्च में ये करते करते जेम्स मिल के पास पहुंच गया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पास पहुंच गया। उसके बाद परतें जो है एक के बाद एक खुलती रही। सर जो ये स्ट्रक्चर है देश के अंदर, अगर आप देखेंगे जिस तरह से जो भी स्ट्रक्चर है, इट इज गॉट सो इनग्रेन्ड, एंड वो इनग्रेनमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, वो इनग्रेनमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ जो एक इनेट डिवीजन इस देश के अंदर छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स। एंड वो इनग्रेन इस वजह से भी हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स के बाद हमारी हिस्ट्री लिखी, उन्होंने भी कोई दिमाग तो लगाया नहीं। आधे लोगों को फारसी नहीं आती थी, आधे लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। दे जस्ट रोट व्हाटएवर वो इंग्लिश में लिख के गया था, उसको कॉपी पेस्ट करके लिख दिया इन लोगों ने। मैं whether ये that कहूँगा was कि हाँ, सॉरी, प्लीज़। whether that was intentional or it was happenstance, उसके ऊपर एक और डिबेट है, राइट। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास कुछ था नहीं तो उसी में लिख दिया, ठीक है, फेयर इनफ, तो वो गलती है जो भी है। पीपल लाइक मी थिंक इट इज इंटेंशनल, इट इज नॉट हैपेंस्टांस, इट्स इंटेंशनल, क्योंकि एक डोमिनेशन करके रखना था आपको इस देश के अंदर। यू हैड टू कीप द सोसाइटी डिवाइडेड, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर ये साले जुड़ गए तो दे विल कम बैक टू देयर ओल्ड ग्लोरी, व्हिच विल नॉट बी वो जो सनातन राइज एंड दिस एंड दैट विल हैपन, वो चीजें ठीक नहीं होंगी। तो आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये दोनों पर्सपेक्टिव जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सिंथेसिस है। ये दोनों चीज़ें हुई हैं, इंटेंशनल भी हैं और हैपनस्टांस भी हैं। और इसी के लिए ये जो कहानी है, इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, जो मैं परतों के बारे में कह रहा था। देखिए, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो है वो इस्लामिक कॉलोनाइजेशन से फंडामेंटली डिफरेंट है। इस्लामिक कॉलोनाइजेशन में क्या हुआ था, आपके जितने भी सेंटर्स थे, लर्निंग सेंटर्स थे, आपके कॉलेजेस, आपके यूनिवर्सिटीज़, और हमारे यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट थे, देवर इन गुड नंबर्स। तो उनका जो है उनका डेसिमेशन हुआ, they were razed to the ground, but there was something very devious and insidious that happened at the hands of the Britishers. शुरू में जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो इंडिया को रूल करने के लिए वो इंडिया को समझना चाहते थे, या इनफैक्ट जो टेरिटरीज उनके कंट्रोल में आई थी उसको वो समझना चाहते थे, क्योंकि इनका एक पुराना रोमन डिक्टम है कि जो रूल होना चाहिए वो वहाँ जो गवर्नड हैं उनके ट्रेडिशंस और कस्टम्स के टैंडम में होना चाहिए। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, that's it will take us in a different territory. This is something which is mentioned in the अर्थशास्त्र also. अर्थशास्त्र में भी ये कहा गया है कि आप जब एक एलियन कंट्री के ऊपर आपका वर्चस्व स्थापित होता है तो आप उसके ट्रेडिशंस और कस्टम्स के अनुसार ही रूल करेंगे। अपना फूड, ड्रेस, कल्चर, ट्रेडिशंस, ये जो है आप इम्पोज नहीं करेंगे। And in the earlier part of the conquest, the Britishers were taking this very seriously. तो उनको बेसिकली इंडिया को समझना था, और समझने के लिए टेक्स्ट को देखना था, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना था। तो एक इंडिविजुअल थे विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी
को इस्टेब्लिश किया कोलकाता में। और उनका एजेंडा बहुत क्लियर था। उनका एजेंडा था ये कि हम सिस्टमैटिकली इंडिया और इंडिया के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन जोग्राफी, इंडियन साइंसेस, जिसमें केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन्ड है, मैथमेटिक्स, इसको हम तरीके से समझेंगे और ये समझ समझ करके जो है हम इंडियंस को रूल कर पाएंगे। और अगर आप उनके टेम्परामेंट को देखें या उनके कमिटमेंट को देखें, तो एक सर्टन सिंसियरिटी थी। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को रूलर नहीं मान रहे थे, वो बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसमें भी जो है वो इंडिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन समझते थे। वो समझते थे कि इंडिया ने ही जो है वो वर्ल्ड को सिविलाइजेशन दिया है। और उनके रिसर्च के थ्रू, वो लिंग्विस्ट भी थे, उन्होंने शुरू शुरू में ये प्रपोज किया था कि संस्कृत जो है वो सारे लैंग्वेजेस का, सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस का, उसका मदर है। दिस इज व्हाट ही हैड कंटेंटेड। तो उनके इसमें संरक्षण में, उनके ऑब्जर्वेशन में ये ट्रांसलेशन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स वो लोकल जो स्कॉलर्स थे उनको वो एम्प्लॉय करते थे, और उन्होंने मनुस्मृति का, उसका ट्रांसलेशन किया। और इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि ट्रांसलेशन के कुछ ही समय बाद he passed on. I don't exactly remember the year, but it was not too long after the establishment of the Asiatic Society. तो ये जो है ये काम शुरू हो गया, सिस्टमैटिक तरीके से काम चलता रहा, ट्रांसलेशंस होते रहे। जो ये आइडियाज़ जो हैं वो यूरोप में फ्लो करते रहे। अर्ली 18th सेंचुरी में जो है वो जर्मन्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिनको कि हम जर्मन रोमांटिक्स कहते हैं। वो करीब 1808 के आसपास जो है वो इन्वॉल्व हो गए। और 19th सेंचुरी में पूरे 1800s में यूरोपियंस ने हमारे टेक्स्ट को बहुत ही क्लोजली देखा है। इनफैक्ट एडवर्ड सईद अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में लिखते हैं कि 19th सेंचुरी में कोई भी ऐसा यूरोपियन प्रोमिनेंट शहर नहीं था जहाँ की एटलीस्ट एक सेंटर नहीं था संस्कृत लर्निंग का। So this was how deeply they were involved in our text. Now I will bring a different element to this, and that is why I said that that it's basically a mixture of both. It's something which is very systematic and happenstance also. ये happenstance में क्या है कि एक कैरेक्टर जेम्स मिल, उनका इमर्जेंस होता है। और जेम्स मिल के बारे में बहुत मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको। बाकी आपके दर्शक जो हैं, इफ़ इट इज़ ओके, बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना कि मेरे टॉक्स कहाँ हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। इज़ दैट ओके? तो मेरे टॉक्स संगम टॉक्स पे बहुत ढेर सारे हैं जेम्स मिल के ऊपर। और अभी कुछ ही दिन पहले संजय जी के साथ मेरा एक टॉक रिकॉर्ड हुआ था, वहाँ भी मैंने बताया है। हाइपर क्वेस्ट पे भी एक विशाल चौरसिया के साथ मेरा टॉक है, उसमें मैंने बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन दिया है जेम्स मिल के बारे में। तो आज मैं उसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बहुत ही संक्षेप में ये बताऊंगा कि वो क्या थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, और कैसे उनका रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जेम्स मिल जो है वो स्कॉटलैंड में 1773 में पैदा हुए थे। उनका जो इमीडिएट एग्जिस्टेंस था वो फेयरली हम्बल था। उनके पेरेंट्स जो है वो शू सेलिंग और शू मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी मदर जो थी, उनका एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड एक समय में रहा करता था। इनफैक्ट कुछ दशक पहले एक अपराइजिंग हुई थी, उसको स्टुअर्ट अपराइजिंग कहते हैं। और स्टुअर्ट अपराइजिंग के दौरान जेम्स मिल के नाना की एरिस्टोक्रेसी चली गई थी। और जेम्स मिल की मदर जो है वो जेम्स मिल के थ्रू
वो अरिस्टोक्रेसी को रीगेन करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शुरू से ही जेम्स मिल को शू सेलिंग और शू मेकिंग बिजनेस में जो है वो ढकेला नहीं उनको। एंड lo and behold, he was very good in studies. तो वो जो है वो पढ़ने में अच्छे थे और उनकी प्रतिभा जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो गई लोकल एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, जिन्होंने उनको अपने संरक्षण में ले लिया। तो वो लेडी एरिस्टोक्रेट जो थी, ये भी स्टुअर्ट्स थे इंटरेस्टिंगली। तो उनका ये आइडिया था कि उनको ये प्रीचर बनाएंगे, और इसी कारण से जेम्स मिल का एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हुआ, जहां उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स किया डिविनिटी स्टडीज। ये 1797 में ख़त्म हुआ। 1797 में ख़त्म होने के बाद जेम्स मिल एक प्रीचर बनने के लिए स्कॉटलैंड में अगले 5 साल डिफरेंट पैरिशेस में जॉब ढूंढते रहे, लेकिन उनको कोई परमानेंट पोजीशन मिला नहीं। तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाते थे, और इसमें उनके कुछ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए थे एरिस्टोक्रेट्स के साथ। और साथ में ये भी हुआ था कि स्टुअर्ट्स की जो बच्ची थी विल्मिना के साथ जेम्स मिल का अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन जेम्स मिल के हम्बल बैकग्राउंड के कारण उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, और ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आगे चल करके क्या होता है। तो 1802 में क्या होता है कि जेम्स मिल लंदन चले आते हैं, और उसके बाद वो अपना करियर स्विच कर लेते हैं। वो प्रीचर का करियर त्याग देते हैं और जर्नलिस्ट बन जाते हैं, और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के लिए जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और उसी में एक जर्नल के साथ वो काम कर रहे थे जिसमें वो इंडिया डेस्क को मैन कर रहे थे। बेसिकली ही वाज मैनिंग द इंडिया डेस्क फॉर वन ऑफ जर्नल्स। और उसी में क्या होता है कि वो जितने टेक्स्ट इंडिया से आ रहे थे उसका उनको रिव्यूज़ लिखना होता था। तो by the time it is 1806, James Mill begins to think that all these pieces of information are very disparate and they all should be collated and a book should be produced. और वो अपनी किताब के प्रीफेस में लिखते हैं कि जो किताब जो बनेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गवर्नेंस मैनुअल का काम करेगी। करेक्ट, तो आई नो दैट सर। उनका ये एजेंडा जो है ये पहले से फिक्स था। तो ये 1806 में ये अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया होता है 1808 में, जिसने कि जेम्स मिल की धारा, वैचारिक धारा और पॉलिटिकली भी बदल दिया। हुआ यूं कि ही केम इन कांटेक्ट विद एन इंडिविजुअल बाय द नेम ऑफ जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम को उनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। बहुत ही ब्रीफ में ये बताऊंगा कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसने लेफ्ट आइडियोलॉजी को जन्म दिया है यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप उसके हिस्ट्री को देखें, अगर आप उसके जीनियोलॉजी को देखें, जिसको हम जीनियोलॉजी कहते हैं, जो प्रोग्रेशन ऑफ थॉट को अगर आप देखें, तो यूटिलिटेरियनिज्म ने ही जो है वो उसने जन्म दिया है लिबरलिज्म को और मार्क्सिज्म को। मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। तो जेम्स मिल की मुलाकात होती है बेंथम से 1808 में, और इन दोनों के बीच में कॉमराडरी जो है वो बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। उसका कारण था,
उसका कारण ये था कि बेंथम उनसे करीब 30 साल उम्र में बड़े थे। बेंथम बाय ट्रेनिंग लॉयर थे और एक एरिस्टोक्रेट थे, लेकिन जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड था या ब्रिटेन था, वहाँ के सोसाइटी की हालत बहुत ख़राब थी। कहानी उसमें ये थी कि जो पावर है वो पावर एक्सक्लूसिवली मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी के हाथों में था, और जनता जो है वो बुरे तरीके से पीड़ित थी। जनता बहुत मेजर तरीके से ऑप्रेस थी। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को आज भी देखें तो वो सिचुएशन बदला नहीं है। ये आज भी ये कहा जाता है, यू नो, देयर डिफरेंट कंटेंशंस। कुछ लोग कहते हैं कि 1% पॉपुलेशन जो है वो 99% वेल्थ कंट्रोल कर रहा है, या कुछ कहते हैं कि 3% पॉपुलेशन जो है वो 97% वेल्थ कंट्रोल कर रहा है। सिचुएशन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। डिफरेंस सिर्फ इतना ही हुआ है कि इस पूरे पीरियड में जो इम्पीरियलिज्म हुआ है और जो पूरा वर्ल्ड का वेल्थ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्लो किया है, उसके कारण जो डिस्पैरिटी है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, वो दिखती नहीं है। यू नो, इट इज़ नॉट विजिबल। एनीवेज, तो उस समय की कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। कॉमन पीपल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रताड़ित थे, और बेंथम एक बहुत ही सेज लाइक फिगर थे, तो वो इनके सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते। और जो जनरल नाइविटी होती है एक एक यूथ की, कि हम लिखेंगे, मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे और दुनिया बदल जाएगी। तो 1780s के आसपास जो है बेंथम ने बहुत ही कुछ ज़बरदस्त किताबें लिखी यूरोपियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की। तो धीरे धीरे उनकी ख्याति, उनका प्रेस्टीज जो है वो तो बढ़ रहा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मार्क जो है यूरोपियन सोसाइटी में पॉलिटिकली बेंथम नहीं कर पाया था। 1808 में ये सिचुएशन बदलने लगता है, और बदलने लगता है इसलिए है क्योंकि एक एक एक्टिविस्ट कम जर्नलिस्ट की मुलाकात होती है एक फिलोसोफर के साथ। तो बेसिकली ये बेंथम और जेम्स मिल की मुलाकात है। तो जेम्स मिल क्या करना शुरू करते हैं कि बेंथम के जो आइडियाज़ थे, जो कि टर्स थे और क्या कहते हैं, वो काफ़ी फिलोसॉफिकल थे, डेंस थे, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रिटिश मासेस में अपने राइटिंग्स के थ्रू ले जाना शुरू करता है। तो अब देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं पैरेलल। एक जो है, एक तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जेम्स मिल काम कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली वो बेंथम के साथ साथ आ गए, और वो रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व हो गए। और जेम्स मिल का जो अपना करियर है, उनका जो राइटिंग करियर है, वो बहुत ही प्रोलिफिक रहा है। उन्होंने ब्रिटिश डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, और इन सब का इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर, या मतलब यूरोप का तो बाद में, पहले ब्रिटेन के ऊपर डेफिनेटली हुआ, क्योंकि 1832 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुए, और उन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी को पहली बार ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया गया। और इनकी राइटिंग्स को अगर आप देखें तो फिर आप ये भी देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट के जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं, उन सारों के ऊपर आपको जेम्स मिल की राइटिंग्स मिलेगी। और एक बहुत दूसरा इंसिडेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो कि 1814 में इनकी मुलाकात होती है मैकवे नेपियर से, जो एडिटर थे सप्लीमेंट टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कुछ आर्टिकल्स लिखने के लिए। और जेम्स मिल की
ये की राइटिंग्स जो काफ़ी सारी हैं 1815 और 1824 के बीच में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए प्रोड्यूस होती है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी हो गई, आप उसको हैपन चांस कहें या जेम्स मिल की बदमाशी कहें, उसके ऊपर तो मैं लाइट नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन जेम्स मिल ने क्या किया कि जेम्स मिल ने इंडियन सोसाइटी को और हिंदूज को पर्टिकुलरली और हिंदुइज्म को उसको इमेजिन कर लिया अपने ब्रिटिश डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में। आई एम शेडिंग सम मोर लाइट ऑन दिस। अब देखिए यूटिलिटेरियंस जो है, यूटिलिटेरियंस क्या कर रहे थे ब्रिटेन में? उनका हायरार्की एंड ऑपरेशन के अगेंस्ट उनकी मुहिम चल रही थी। दे वर गोइंग आफ्टर दैट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और इस बीच में जो है वो लड़ रहे थे वो मोनार्की से, बट इफ आई गेट इनटू द नुआंसेस, जेम्स मिल इन पर्टिकुलर उन्होंने मोनार्क्स के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। इसका जेम्स मिल का जो रेज था वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस हुआ है आपका एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी के अगेंस्ट। he's been very vitriolic or caustic, against these two categories of people. तो जेम्स मिल जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख रहे थे और जब पर्टिकुलरली वो हिंदूज़ के ऊपर जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने हिंदूज़ के सोसाइटी को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव बताना शुरू किया। और ये एक लार्जर कैनपी, लार्जर अम्ब्रेला में इसका डिस्कशन हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे, और बहुत ही लिबरली उन्होंने इसको यूज़ किया है कि हिंदू सैवेजेस हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अनकूथ हैं, ब्रूट हैं, बारबरिक हैं। ये पूरा उनकी जो राइटिंग्स है ये एकदम लिटर्ड है। और जब वो हायरार्की और ऑपरेशन को दिखाना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें वो ब्राह्मण, ये इंग्लिश क्लर्जी के अगेंस्ट लिख रहे थे अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, उसको उन्होंने हूबहू ला करके ब्राह्मणों के ऊपर चिपका दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया। उसी तरह से वो जो एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट लिख रहे थे उसी को क्षत्रियों के ऊपर डाल दिया। जो उनका परसेप्शन वहाँ के मर्चेंट्स के ऊपर था उसको इन्होंने चिपका दिया वैश्य के ऊपर। और जो कंडीशन वहाँ पर डाउन ट्रॉडन का था उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शूद्र और चांडाल को जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया। ये कैटेगरीज जो है, ये कैटेगरीज उन्होंने पिक किया विलियम जोन्स के मनु धर्मशास्त्र के ट्रांसलेशन से। लेकिन कहानी जो है, जो उसका कवर, जो इस किताब का जो कवर पेज है, वो कवर पेज तो देखने से इंडियन लगता है लेकिन अंदर जो है वो पूरा ब्रिटेन है। It's basically the story of the British classes that has been narrated in the guise of what he spoke about are various categories of people. तो उन्होंने ये कहानी शुरू कर दी। And once again, Adi, to cut the long story short, 1817 में ये किताब पब्लिश हुई। 1806 में उन्होंने शुरू किया था। 1817 में ये मुझे लगता है कि 1 या 2 वॉल्यूम दिसंबर में आया था, तो एक वॉल्यूम और 18 में आया था। तो बाय द टाइम इट वाज जनवरी ऑफ 1818, दिस the series was basically complete. 1819 में
इनको ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन ऑफिशियल हायर कर लेता है। वो इंडिया हाउस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स था वहाँ काम करना शुरू करते हैं। एंड बाय द टाइम इट इज़ 1823 he is second in command of in the hierarchy of officials operating from India House. तो 1823 के बाद से जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओवरसी करना शुरू करते हैं। बाय द टाइम इट इज़ 1830 he becomes the chief of the India House. और मैं ये कहता हूँ कि एक तरह से जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के CEO बन गए। क्यों मैं ये कहता हूँ? क्योंकि जो हायरार्की जिस हायरार्की में वो ऑपरेट कर रहे थे, इनसे ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जिसका कि प्रेसिडेंट ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हुआ करता था। सो जेम्स मिल बेसिकली बिकेम अ वेरी वेरी पावरफुल फिगर and he basically ruled the roost till 1836. लेकिन जो ये कहानी यहाँ पर हुई है, जो ये डिस्कोर्स आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि डिस्कोर्स सिर्फ डिस्कोर्स लेवल पे नहीं रहता है, उसका ट्रांसलेशन शुरू होता है ज़मीनी रियलिटी के ऊपर। तो इंडिया का ज़मीनी रियलिटी जो है वो बहुत ही मैसिव तरीके से बदलना शुरू हो गया। तो पहले जेम्स मिल ने ये कंसेप्चुलाइज किया इंडियन सोसाइटी को कि वो हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव है, जिसके कारण उन्होंने इंडिया के लिए अथॉरिटेरियन रूल प्रिस्क्राइब किया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी को हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव बना दिया। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड। क्योंकि मेरे पास तो मेरी ये किताब जो है, ये किताब है जिसके कि चैप्टर्स 3 और 4 में मैंने ये डिस्कस किया है एक्सटेंसिवली कि जेम्स मिल क्या कर रहे थे, उनका प्रोजेक्शंस कैसे हुआ था। इस काम को करने के लिए मैंने जेम्स मिल के ऊपर और जेम्स मिल की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो मैंने पूरी तरह से मैंने उसको पढ़ा। I was absolutely thorough with this. Is an academic publication. It has been published by Palgrave Macmillan. In fact, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इसको जब पोस्ट करेंगे वीडियो को, तो इस किताब का लिंक पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये किताब जो है वो ओपन एक्सेस है। और जो मेरे कोलैबोरेटर हैं कृष्णा महेश्वरी, द CEO ऑफ the Institute of Civilizational Studies, उनका एक प्लेटफॉर्म है हिंदूपीडिया का, वो वेबसाइट है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने $17,000 खर्च किए हैं इस किताब को ओपन एक्सेस बनाने के, क्योंकि एकेडमिक बुक्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं और ये कॉमन पीपल के रीच में नहीं रहता है। तो हम लोगों ने ये पैसे खर्च किए, अपने रॉयल्टीज सरेंडर किए, ताकि लोग जो हैं इसको फ्रीली डाउनलोड करके इसको पढ़ पाएँ। तो इसमें जो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, ये एविडेंस बहुत सिस्टमैटिक है। दिस बुक वाज ब्लाइंड रिव्यूड बोथ एट द प्रपोजल लेवल एंड एट द मैन्युस्क्रिप्ट लेवल। ये काफ़ी रिगरस प्रोसेस के थ्रू ये गया है और उसके बाद इसकी पब्लिकेशन हुई है। तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। आप अगर आप उस लिंक को अगर पिन कर देंगे तो लोग उस लिंक पे जा कर के इस किताब को, इसका PDF वर्जन और इसका किंडल वर्जन दोनों जो है फ्री डाउनलोड कर पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। तो ये तो मेरी किताब थी। मैं एक और दूसरी किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये है निकोलस डर्क्स की कास्ट ऑफ माइंड। निकोलस डर्क्स एक लुमिनरी व्यक्ति हैं। लुमिनरी इन द सेंस ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के चांसलर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इनका PhD है। ही वर्कड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेरी
rigorous scholar, and he also has put in about 10 years of research in writing this book. तो इनका थीसिस है जिससे मैं पूरी तरह से अग्री करता हूं, वो ये है कि वेरियस ग्रुप्स तो थे। अगर अपने लैंग्वेज में अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो मैं ये कहूँगा कि वर्ण और जाति तो थी भारतीय सभ्यता में। अंग्रेजों के आने के पहले वर्ण और जाति तो थी, लेकिन उसको कास्ट बनाने वाले ब्रिटिशर्स ये अपने रिसर्च में धर्मशास्त्र लिटरेचर को नहीं देखते हैं। ही डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट, लेकिन ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जब अपना काम शुरू किया था, शुरू में जो 1780s के आसपास जो काम शुरू हुआ था, जो सर्वेज हो रहे थे, तो ये एनकाउंटर कर रहे थे कास्ट ग्रुप्स को एक बहुत ही अमॉर्फस फॉर्म में। कोई एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है वो नहीं आती थी कि ब्राह्मण टॉप पे हैं और क्या कहते हैं और शूद्र जो हैं वो सबसे नीचे हैं। वो ये बताते हैं, इनके रिसर्च में ये बहुत अंडरलाइंड है कि जो हायरार्की जो हुआ करती थी वो रीजन डिपेंडेंट था, और किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का जो है उसका बोलवाला नहीं हुआ करता था। it was a very flexible and an amorphous kind of a system. But it is around 1823 that he begins to see the emergence of census and surveys that have become caste oriented. And it is from here that that this stratification of the Indian society began. और फिर वो आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में 1870s के बाद जो है वो सेंसस शुरू हुआ। बात थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ें, ये लंबी कहानी है। रिस्ले आते हैं, रिस्ले ने कास्ट सेंसस किए, और जब ये लोग सेंसस भी कर रहे थे तो जो क्वेश्चनर्स लोग जो आंसर कर रहे थे, जो भारतीय लोग जब उसको आंसर कर रहे थे, तो कोई भी एक स्ट्रेट जैकेटेड हायरार्की जो है वो इमर्ज नहीं करती थी, क्योंकि वो हायरार्की रही ही नहीं है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसका एक अपना अंडरस्टैंडिंग था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जेम्स मिल ने एक प्योरली इमेजिनेशन के बेसिस पे एक डिस्कोर्स बनाया, एक नैरेटिव बनाया, और उसके बाद जितने समय तक ये ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिशनरीज, इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। जो हमारा नेटिव अंडरस्टैंडिंग था, जो हमारा इंडिजिनस अंडरस्टैंडिंग था इन सब चीज़ों के बारे में, उसको पूरी तरह से बदल दिया। तो आप जो आज ये कहानी जो चल रही है कि ये 3000 साल से जो है ये ऑपरेशन चल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये महाबकवास बात है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ये कहानी बेसिकली जेम्स मिल के इमर्जेंस के बाद से शुरू हुई है, जब एक डिस्कोर्स का क्रिएशन हुआ। एंड बाय द वे, जेम्स मिल कभी भी इंडिया नहीं आया, ही नेवर केम टू इंडिया। और उसके बाद जो है ये डिफरेंट रीजन्स में इन लोगों ने वेरियस कास्ट ग्रुप्स को कोऑप्ट करना शुरू किया। सारे तो नहीं होते थे, कुछ फैमिलीज होती थी, और उनके थ्रू जो है इन्होंने अपना घिनौना काम करवाया बेसिकली। दिस इज हाउ दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है जो कि ब्राह्मणों के ऊपर और क्षत्रियों के ऊपर जो डाला जाता है, ये उनकी गलती ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट I have very categorically shown in my research, that this is complete projection. As a part of my future research, I will show how systematically this was done. I mean, what we are experiencing in India is basically an outcome of the systematic intervention that has happened. तो ये तो कहानी है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जो है तो वो उसको
पढ़ना शुरू करें, जब ये समझना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरा जो डिसहार्मनी है हिंदू सोसाइटी में आज, उसका कारण ब्राह्मण नहीं है, उसके कारण ब्रिटिशर्स हैं। और ये आप सोचिए, ये कैसी विडंबना है कि ब्रिटिशर्स को गए हुए अभी 70 साल भी नहीं हुए हैं, और जब हम इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स का कोई नाम नहीं लेता है। हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी के साथ कुछ किया भी होगा। वी हैव जस्ट फॉरगॉटन। This is absolutely amazing, and this is something, you know, where the intellectuals need to get interested in, and basically, you know, going away from the prevalent discourse, they really need to know what has transpired. और जो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो मार्क्सिज्म है और लिबरलिज्म है, इसका भी रूट्स जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म में है। क्योंकि लिबरलिज्म का फादर कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल कौन था? वो जेम्स मिल का बेटा था, जिसको कि मेंटर किया था जेम्स मिल और बेंथम ने। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। और 1836 में जेम्स मिल मरते हैं। 1832 में जो है वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुआ ब्रिटेन में। 1840 से लेकर के 1860 तक मार्क्स जो है वो लंदन में ही रहते हैं। तब तक जो है वो एनवायरनमेंट, जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था, वो कंप्लीटली इन्फ्यूज था इन सारे आइडियाज से। तो जिस हिंदू फोबिया को जन्म दिया इन्होंने, जेम्स मिल और बेंथम ने, वो कंप्लीटली पिक्ड अप हो गया लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म में। बाद में जो है आगे चल करके लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का जो है उसका यूनिफिकेशन हो गया। तो मैं यही कहता हूं कि लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के रूट्स में हिंदू फोबिया है। दैट इज बिकॉज, यू नो, दे हैव द सेम फादर, and it is this father who wrote this discourse. And that is why, you know, it is very difficult, you know, for Indians to understand, who usually think that they are very liberal in their approach, and Indians are liberal in their approach. उनको ये लगता है कि ये क्यों हमारे पीछे क्यों आ रहा है, ये लिबरल्स जो हैं वो हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम तो इतने लिबरल हैं। ये बहुत आम क्वेश्चन है। So this is, you know, this is basically what the root of the problem is. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry, this is very interesting. I mean, I must say this is quite a insight into the situation. I would myself like to read the book. So please send me the link. I want to actually go through it. I will. I certainly will. Because this debate which is happening in India needs to be understood. इसका historical context कहाँ पर है? And I think it's important that, you know, this talk should reach a lot of people so that उनको भी समझ में आए. So I'll try my best and put it all around the place so that people can listen and understand, sir. Thank you so much, sir, and let this not be the first or the last. I mean, this is a very insightful discussion. Definitely not. Definitely not. We have a lot of insights. Now that we're in touch, I'm sure we can do more work together in terms of सही चीजों को बाहर लाने के लिए तो हम काफी काम कर सकते हैं. So thank you so much for your time, and of course thank you for your work and your effort. I really appreciate it, and I'm sure the audience will as well. Thank you very much for hosting me. Thank you, sir. And to the audience, my request is please request you to like the video, subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families. Let them also know what
what this is, and so that we can all kind of benefit out of this. Thank you so much, sir, once again. Namaskar. Thank you, Adi. Thank you very much. You take care.